हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सीए इंटर और आईपीसीसी का पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, जिसमें मैं आपके साथ आज स्टार्ट करने वाला हूं एक हमारा चैप्टर जो कि है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो आपको याद होगा, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था कि आपकी इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें 5 पार्ट्स में पहला पार्ट आता है सैलरी, दूसरा पार्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड में आता है कैपिटल गेन, फोर्थ इज द पीजीबीपी एंड देन उसके बाद आपके सामने आता है अदर सोर्सेज। तो ये जो 5 घर हैं इनकम को बांटने के, इन 5 घरों के हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में। हमें समझना है कि कोई इनकम अगर सैलरी की इनकम होती है तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। सिमिलरली हम समझेंगे कि बाकी 4 हेड्स में जो इनकम आती है उसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, वो ओवर द चैप्टर आप समझ पाएंगे। अभी आप ब्रीफ इसका ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर सैलरी से कोई इनकम कमाते हैं और आपको वहां पर कोई इनकम मिली, तो उस इनकम की टैक्सेबल इनकम क्या होगी वो कंप्यूट कराना हमारा पर्पस है, वो कंप्यूट कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में ये बात समझेंगे कि सैलरी से मिलने वाली जो इनकम होती है, अंडर दी हेड सैलरी जो इनकम होगी, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे कंप्यूट की जाएगी, वो कैसे ऑफर की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। ठीक है जी। तो बने रहिएगा, चैप्टर काफी लेंथी है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहां पर और शेयर करना चाहता हूं, इस पूरे चैप्टर के बुक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज आपको एक पार्ट शेयर किया जा रहा है इस वीडियो के लिंक में, जिसमें मैं आपको दूंगा इनकम अंडर हेड सैलरी पार्ट ए। जैसे ही मैं इस पार्ट को कंप्लीट कराऊंगा, आपके साथ इसका पार्ट बी शेयर किया जाएगा और सिमिलरली आपको इसका पार्ट सी भी रिलीज किया जाएगा। पर्पस क्या है इस बुक को 3 पार्ट्स में बांटने का, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में काफी लेंथी चैप्टर है। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी उठा के देखेंगे या कोई और बुक भी रेफर करेंगे, तो ये चैप्टर अपने आप में काफी लेंथी चैप्टर है। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविजन हैं। तो एक ये चैप्टर और एक पीजीबीपी का चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है। दैट्स व्हाई आई हैव ब्रेक्ड इट इनटू अ मल्टीपल पार्ट्स। जब आप चीजों को ब्रेक करके पढ़ने लगते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आपके ऊपर से एक मेंटली प्रेशर खत्म हो जाता है जब आप चीजों को ब्रेक कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं। तो मैंने भी वही किया है। आप लोगों के लिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांट दिया, जिसमें एक पार्ट में आपको अलग से समझाऊंगा। जब हम एक पार्ट कंप्लीट कर देंगे तो मैं आपको दूसरे पार्ट पर लेके जाऊंगा एंड फिर मैं आपको तीसरे पार्ट पर लेके जाऊंगा। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनकम अंडरहेड सैलरी पार्ट 1, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, कुछ सैलरी की टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, अलाउंसेस क्या होते हैं वो बताऊंगा। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे परक्यूजेंट्स एंड तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इनकम अंडरहेड सैलरी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4, पेपर नंबर 4, इनकम टैक्स फॉर सीए इंटर और आईपीसीसी, आने वाले मई 2021 और नवंबर 2021 के स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए सीधा क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं अपना चैप्टर इनकम अंडरहेड सैलरी। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने इनकम अंडरहेड सैलरी का चैप्टर, जो आपको ऑलरेडी इस वीडियो के लिंक में दे दिया गया है। आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई पांचों हेड्स में से कोई भी हेड हम पढ़ेंगे तो हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब एक ऐसा सेक्शन जो बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी। चार्जिंग सेक्शन का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, जो ये बताता है कि इस हेड में कौन कौन सी इनकम्स टैक्सेबल होंगी।
तो यहां पर जो सेक्शन है हमारा सैलरी हेड में, जो सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, वो है हमारा सेक्शन 15। तो जो सेक्शन 15 है, दिस इज अ चार्जिंग सेक्शन, जो हमें बताएगा कि कौन सी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। और इसके अलावा फिर दो सेक्शन हमारे सामने और है, सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17, जो हमारे को इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है, क्योंकि इसमें केवल 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, 16 और 17। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज इतने हैं, छोटे छोटे प्रोविजन इतने हैं कि ये चैप्टर अपने आप में लेंथी हो जाता है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर लेंथी है, इसलिए आप कंसंट्रेट होकर इस चैप्टर पर बैठिएगा। अगर आपको कहीं भी नींद आ रही है, कहीं भी बोरियत फील हो रही है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, आपके पास तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप पॉज करिए वीडियो को, ब्रेक लीजिए, 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, रिफ्रेश होइए, वापस आइए, देन वीडियो को एंजॉय करिए और कॉन्सेप्ट की लर्निंग अंडरस्टैंड करिए। तो मेरे साथ लिमिटेशंस है, मुझे तो एक शॉट में रिकॉर्डिंग करनी है, आपके साथ लिमिटेशन नहीं है, आप इसे ब्रेक कर करके देखिए, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ देखिए। अगर आपका कंसंट्रेशन टूटा तो ये चैप्टर छूटा। ट्रस्ट मी, आपका कंसंट्रेशन हटेगा, ये चैप्टर आपकी लाइन से हट जाएगा और फिर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर इनकम अंडर हेड सैलरी। मैंने आपको बताया दिस इज अ चार्जिंग सेक्शन, जो कि सेक्शन 15 हमारा बताता है कि कौन सी इनकम आपकी इस हेड में टैक्सेबल होंगी और कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। खैर, नहीं होने वाली इनकम तो यहां नहीं आएगी, यहां बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 16 और 17 है ऑफ द इनकम टैक्स। तो दीज सेक्शन डील विद द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी। तो सैलरी में आपका ये 3 सेक्शन काम किए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो सैलरी का हमारा चैप्टर है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बुक भी अपनी 3 पार्ट्स में बनाई हुई है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी फॉर दिस चैप्टर ओनली। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी सैलरी है, मैं इसको हटा देता हूं। यहां पर ये जो आपका सैलरी हेड होगा, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आएंगे। एक सैलरी, दूसरा और परक्यूजिट्स, थर्ड नंबर पर आपके सामने आती है रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या है ये तीनों चीजें? देखिए, एक पर्सन कहीं जॉब करता है, सैलरी मिल जाती है, ओके। एक पर्सन कहीं जॉब करता है, सैलरी के अलावा बेनिफिट्स उठाता है, मतलब उसको सैलरी तो मिली, जो मिली, उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स भी मिल गए। तो ये बेनिफिट्स जो मिले वो परक्यूजिट्स हैं। एक पर्सन जब रिटायर हो जाता है उस जॉब से, तो वहां पर उसे रिटायरमेंट के टाइम पर बेनिफिट मिलते हैं, पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलता है। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पर दिए जाते हैं। तो सैलरी का मतलब केवल सैलरी नहीं होगा, सैलरी का मतलब परक्यूजिट्स भी होगा, सैलरी का मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको पार्ट ए में रखा है, जो मैं आपको एक पार्ट में सिखाऊंगा कि सैलरी का मतलब क्या क्या होगा। इसको मैंने पार्ट बी में रखा है, ये आपको पार्ट बी में सिखाया जाएगा कि परक्यूजिट्स क्या होंगे। और इसको मैंने रखा है पार्ट सी में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और अकॉर्डिंगली वो वर्किंग या कैलकुलेशन कैसे की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ द सैलरी इनकम। तो आप इस बात को माइंड में फिट कर लीजिएगा, जब भी मैं सैलरी की बात करूंगा, सैलरी में 3 कंपोनेंट आएंगे, सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड दी परक्यूजिट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पार्ट ए। हो सकता है मुझे 2 क्लासेस लगे पार्ट ए को कंप्लीट करने में,
फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्ट बी। यहां पर भी मुझे हो सकता है 1 या 2 क्लासेस लग जाएं। देन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा पार्ट सी, जिसमें होपफुली मैं कोशिश करूंगा 1 क्लास में इसको कंप्लीट कर दिया जाए, बट अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहां पर भी 2 क्लासेस लूंगा। वापस आते हैं बुक पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, चार्जिंग सेक्शन सैलरी हेड का क्या कहता है, इससे पहले एक जनरल टर्म समझते हैं कि कोई इनकम सैलरी में कब टैक्सेबल होगी। आपको कोई पैसा मिला, आपको कोई इनकम मिली, तो उसे आप किसी एक घर में तो भेजोगे ना। देखो आपके सामने 5 घर हैं। पहला घर है सैलरी, घर का मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम आपके सामने है। दूसरा आपके पास घर है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा आपके पास घर है कैपिटल गेन। फोर्थ आपके पास घर आता है पीजीबीपी। एंड फिफ्थ आता है अदर सोर्स। तो अब आपके सामने एक इनकम आई, कोई भी एक इनकम आई, तो आप उसे या तो इस घर में भेजोगे, या आप उसे इस घर में भेजोगे, या आप यहां भेजोगे, पीजीबीपी में जाएगी या अदर सोर्स में जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई इनकम सैलरी में भी चली जाए और वही इनकम किसी और हेड में भी चली जाए, नहीं हो सकता। यहाँ के अपने सेक्शन अलग है, इसके अपने सेक्शन है, इसके अपने सेक्शन है, अकॉर्डिंगली पीजीबीपी के भी अपने सेक्शन है एंड अदर सोर्सेज के भी अपने प्रॉपर सेक्शंस हैं। तो कोई इनकम किसी एक घर में जाएगी, ये डिसाइड करने के लिए हर घर का अपना चार्जिंग सेक्शन है, जो आपको बताता है कि कब कौन सी इनकम किस घर में जाएगी। तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है वो हमें समझना है। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारा आधा काम तो यही हो गया। हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अब ये इनकम सैलरी में जाएगी, तो उसके बाद फिर हम सैलरी के प्रोविजन समझेंगे, सैलरी में क्या क्या सेक्शंस है, सैलरी में क्या क्या लॉ है, उस अकॉर्डिंग हम कंप्यूट करेंगे कि बताइए कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। एक और छोटी सी बात, अगर मिस्टर राम को या किसी भी पर्सन को 10 लाख रुपए मिले हैं, तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स की 10 लाख रुपए ही टैक्सेबल इनकम हो जाए। ये जो 10 लाख रुपए दिए हैं ये रियल इनकम है, और हमारा काम है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए स्टूडेंट कि हम इस रियल इनकम को कन्वर्ट करें टैक्सेबल इनकम में बाय अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस जो कि अलग अलग हेड्स में दिए गए हैं। तो हमारा काम है इस 10 लाख रुपए की इनकम को टैक्सेबल इनकम में कंप्यूट करना, और ये जो रियल इनकम कन्वर्ट होगी टैक्सेबल इनकम में, ये सेम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी रियल इनकम ही टैक्सेबल इनकम बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रियल इनकम 10 लाख है लेकिन टैक्सेबल इनकम 9 लाख बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रियल इनकम 10 लाख है लेकिन टैक्सेबल इनकम आपकी 11 लाख बन जाए। जी हाँ, यही मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इसी चैप्टर में, जब मैं आपके साथ बात करूंगा परक्यूजिट्स की। तो जो आपको सैलरी मिली वो तो आपकी इनकम है ही है, लेकिन जो आपको बेनिफिट्स मिले हैं वो भी आपकी इनकम है। तो ये हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर कि चार्जिंग सेक्शन हमारा क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन अंडर द इनकम अंडर हेड सैलरी। सबसे पहले देखिए, एनी इनकम will be taxable under head salary only if there is an employer employee relationship. Please highlight the word employer employee relationship exist between the payer and pay. तो कोई भी इनकम इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी अगर देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पैसा देने वाले के और पैसा लेने वाले के बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, देन इन दैट केस वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम अंडर हेड सैलरी। इसके बाद क्या लिखा है, द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड बी मास्टर एंड सर्वेंट।
तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशन होगा? मास्टर एंड सर्वेंट, मतलब एक ऑर्डर देगा और दूसरा उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। आप जॉब करते हैं, आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं और आपको कोई इनकम मिलती है, देन इन दैट केस वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। इसके बाद a master is one who not only direct what and when a thing is to be done but how is to be done। सर मास्टर वो नहीं है जो ये कहता है कब करना है और क्या करना है, वो ये भी बताता है कैसे करना है। एंड सर्वेंट कौन है? एंड सर्वेंट इज वन हु इज बाउंड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मास्टर। सर्वेंट कौन है? जो मास्टर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, बाउंड है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सुजाता है, एक एक्ट्रेस है, एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स। चोपड़ा फिल्म्स में वो एम्प्लॉयड है, वेयर शी इज पेड अ मंथली रेम्युनरेशन ऑफ ₹2 लाख। उसको 2 लाख रुपए महीने की रेम्युनरेशन मिलती है। शी एक्ट इन वेरियस फिल्म्स, वो बहुत सारी फिल्म्स में काम कर रही है। प्रोड्यूस बाय द वेरियस प्रोड्यूसर, अलग अलग प्रोड्यूसर हैं, उनकी फिल्म्स में वो काम करती है। The remuneration for acting in such films is directly paid to Chopra Films by the different producers। ये जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, ये चोपड़ा फिल्म को पैसे दे देते हैं उस एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में एक्टिंग के बदले। इन दिस केस 2 लाख will constitute a salary in the hands of Sujata since the relationship of employer and employee exists between the Chopra Films and the Sujata। तो देखिए चोपड़ा फिल्म के पास बहुत सारे फिल्म वाले आते हैं, वो कहते हैं हम आपको पैसे देंगे, आपकी जो एक्ट्रेस है सुजाता, आप उससे हमारी फिल्म में काम करवाइए। वो पेमेंट चोपड़ा फिल्म को देते हैं, चोपड़ा फिल्म बाद में ये पेमेंट सुजाता को देता है ऐसा केस में भी। Then in that case there is an employer-employee relationship between the Chopra Films and the Sujata, and hence यहां पर जो अमाउंट सुजाता को मिला है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए। इन द अबव एग्जांपल, if Sujata act in a various film and get the fees from different producer, the same income will be chargeable as the income from profession since the relationship of employer and employee does not exist between the Sujata and film producer। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या है? सुजाता एम्प्लॉय किसकी है? चोपड़ा फिल्म्स की, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वो और लोगों के लिए भी काम करती है और पेमेंट वहीं से उसे मिलता है। अब चोपड़ा फिल्म उसे पेमेंट नहीं देता, चोपड़ा फिल्म उसी काम की पेमेंट देता है जो वो काम अपने यहां करवा रहा है, लेकिन और जो बाकी फिल्म प्रोड्यूसर हैं अगर वो उसके लिए कोई एक्टिंग करती है या उसकी फिल्म में काम करती है और उसको पेमेंट बाकी प्रोड्यूसर से सीधा मिल जाती है, देन इन दैट केस वो इनकम आपकी सैलरी की इनकम नहीं है, वो इनकम आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है अदर प्रोड्यूसर और सुजाता के बीच में। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए कमीशन रिसीव बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी इज अ सैलरी if the director is an employee of the company। If, however, the director is not the employee of a company, the said commission cannot be charged as a salary। मान लीजिए आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर कौन है? वैसे तो देखो मालिक होते हैं डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर मालिक इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं मालिक है, मालिक तो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपने देखा होगा कि जो शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं वही शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इनडायरेक्टली दे आर दी ओनर बट स्टिल दे आर दी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। एज पर लॉ दे आर दी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो अगर कोई डायरेक्टर है और आप उसे कमीशन पे करते हैं और वो आपका एम्प्लॉय है, देन इन दैट केस
वो आपकी सैलरी बन जाएगी। लेकिन अगर वो डायरेक्टर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है एज पर दी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, तो उसको दिया गया कमीशन आपकी सैलरी की इनकम नहीं मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली the same is to be charged either as a income from business or the income from other source depending upon the fact and case to case. Then example number 4 देखिए, salary paid to a partner by a firm is nothing but an appropriation of profit. ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाई थी कि अगर फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट का बंटवारा देगी या सैलरी पे करेगी, then that salary will not constitute as a salary, वो आपकी दूसरी इनकम बन जाएगी। तो यहां देखिए, any salary, bonus, commission or remuneration by whatever the name called due or received by partner of firm shall not be regarded as salary. देखिए यहां क्या कहना चाहते हैं ये, मान लीजिए एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और यहां पर सैलरी टू पार्टनर का एक खर्चा डाल दिया। सैलरी टू पार्टनर उसने डाला 1,00,000 रुपए और ये सैलरी उसने दी है ए को। तो जब ये सैलरी ए को मिलेगी ना, तो ये ए के हाथ में सैलरी नहीं है, ये ए के हाथ में पीजीवीपी की इनकम है। इट इज अ बिजनेस इनकम। क्यों ऐसा कहा? देखिए, जब ये 1,00,000 रुपए बिजनेस से उठ के गया, तो भले ही आपने उसे सैलरी बोल दिया बिजनेस के रेस्पेक्ट में, लेकिन अल्टीमेटली तो ए मालिक है इस फर्म का, मालिक अपने आप को ही सैलरी कैसे दे देगा? तो यहां पर लॉजिक लगाइए, एप्लीकेशन करिए माइंड का। सिंपली यहां पर क्योंकि सैलरी कह देने से इट विल नॉट बिकम अ सैलरी, इट विल स्टिल बिकम अ बिजनेस इनकम। ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और ये बात एक जगह नहीं लिखी स्टूडेंट्स, ये बात 2 जगह लिखी है। जब आप चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं सैलरी का, तो यहां लिखा है कि अगर कोई सैलरी दी जाएगी पार्टनर को फ्रॉम द फर्म, देन इट विल नॉट बिकम अ सैलरी। ये बात यहां भी लिखी है। एक जगह और लिखी है, जब मैं आपको पीजीवीपी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ाऊंगा, अंडर हेड बिजनेस प्रोफेशन एंड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ाऊंगा, तो वहां के चार्जिंग सेक्शन में भी ये बात लिखी है कि अगर कोई अमाउंट फर्म द्वारा पार्टनर को दिया गया है बाय व्हाट एवर द नेम कॉल्ड, सैलरी हो, कमीशन हो, एनीथिंग कॉल्ड एज, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन बिजनेस इनकम। उसको आप बिजनेस इनकम मानेंगे। तो दो जगह पर ये बात लिखी हुई है, आप ध्यान रखिएगा। अगर फर्म द्वारा कोई पैसा पार्टनर को दिया जाता है, चाहे वो सैलरी के नाम से हो, चाहे किसी और नाम से ही क्यों ना हो, that will not become a salary. देखिए, the same is to be charged as an income from profit and gains of a business or profession. This is primarily because the relationship between the firm and its partner is not that of an employer-employee relationship. आप बताइए, मुझे खुद ही बताइए सोच के, क्या फर्म और पार्टनर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता होगा? नेवर, कभी भी नहीं होता। क्या फर्म अपने पार्टनर को ये डायरेक्ट कर सकती है कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है? नेवर। तो बिकॉज देयर इज अ नो रिलेशनशिप ऑफ अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर एंड फर्म, देयर विल बी नो सैलरी। मतलब वो इनकम उनको सैलरी की इनकम में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीवीपी। तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीजीवीपी में मैं आपको सेम रिपीट कराऊंगा, सेम जो मैं आपको आज बता रहा हूं, यही सारी बातें मैं आपको पीजीवीपी में भी बताऊंगा। उसके साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखनी है। फॉलोइंग इनकम आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इन सैलरी। ये बात आप पिछले चैप्टर में जब एग्जम्पशंस वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं वहां भी देखेंगे, और जब मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूंगा तो वहां भी आपको जगह जगह पर ये बात लिखी मिलेगी, बट फिर भी मैंने क्रक्स यहां पर लिख दिया है ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो ये जो इनकम मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, दीज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज इन सैलरी। इनको सैलरी नहीं माना जाएगा, बिकॉज देयर इज अ नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन दी पेयर एंड पेड। सबसे पहली इनकम, सैलरी पेड टू लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल
and get vice principal allowances. अगर आप किसी कॉलेज के लेक्चरर को सैलरी पे करते हैं, वो उसकी सैलरी इनकम नहीं होगी। अगर आप किसी अपॉइंटेड वाइस प्रिंसिपल को पेमेंट करते हैं या वाइस प्रिंसिपल को कोई अलाउंसेस पे करते हैं, वो आपकी सैलरी इनकम नहीं होगी। उसको सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, या तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी या वो पीजीबीबी में टैक्सेबल हो जाएगी। रेम्युनरेशन रिसीव बाय एमपीज और एमएलएस, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली फ्रॉम गवर्नमेंट। However, salary received by the minister in the government is taxable under head salary. तो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वो आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ईदर इन अदर सोर्स और इन पीजीबी। सैलरी हेड में नहीं होगा, क्योंकि एमपीस को कोई डायरेक्ट नहीं करता क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, नथिंग। देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कौन है उनका मालिक? कोई भी नहीं है। MPs आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, तो उनका कोई मास्टर नहीं है। देन इन दैट केस इट विल नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको जो सैलरी मिलती है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हाईलाइट भी कर लीजिए। सैलरी रिसीव्ड बाय द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। एमपीज एमएलएस आर, उनको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो किसी और हेड में टैक्सेबल है। लेकिन जो मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, किसी और स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, उनको मिलने वाली सैलरी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। इसके बाद है एनी सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन ड्यू और रिसीव बाय एसएससी फ्रॉम अ फर्म where he is a partner shall not be taxable under head salary. I have already explained it to you कि फर्म द्वारा पार्टनर को दिया गया कोई भी सैलरी, रेम्युनरेशन, anything by name, whatever the name called as bonus, commission, it will not become a part of salary. It will taxable under the head PGBP. Then salary include income received as in full time employment or part time employment. It doesn't matter कि आप full time employee हैं या part time employee हैं, अगर आप employee हैं और आपको पैसा मिलता है, then in that case it will be taxable under the head salary. Any salary surrender by the employee to the central government. मान लो आपकी सैलरी थी x much of amount, आपने वो सरेंडर कर दी to the central government. Under any voluntary surrender of salary shall not be a part of income under head salary. मान लीजिए कोई स्कीम थी, कोई रीजन था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप अपनी सैलरी सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत लीजिए हमसे सैलरी, आपने छोड़ दी, तो ऐसे में वो सैलरी आपकी सैलरी नहीं मानी जाएगी। इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन योर हैंड। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आपको एक चीज स्ट्राइक कर गई होगी कि सर मान लीजिए आई एम नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट और मैं अपनी सैलरी सरेंडर कर दूं, तो क्या मुझे उस पर टैक्स देना होगा? आंसर इज यस, आपको देना होगा। ये मैं आपको आज ही की क्लास में आगे समझाऊंगा। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, वेवर ऑफ सैलरी, ये सब क्या चीजें हैं, सरेंडर ऑफ सैलरी, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपके लिए इतना बहुत है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आपने अपनी सैलरी वेव कर दी, सरेंडर कर दी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सैलरी आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी और आपको उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जबकि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है, प्राइवेट हैं, तो उस केस में आप अपनी सैलरी अगर सरेंडर करेंगे तब भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो रिसेंटली अभी कोरोना की वजह से जो सभी लोगों की सैलरीज वेव हुई या सैलरी में डिडक्शन हुई, तो ऐसे में उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भले ही आपको सैलरी ना मिली हो, लेकिन आपको इनकम टैक्स उस सैलरी पर पे करना पड़ेगा। वो आपकी सैलरी एज ए इनकम मानी जाएगी, भले ही वो आपको मिली नहीं हो। ठीक है जी। इसके बाद आएंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पर मैंने आपको दिया है एक फॉर्मेट कि इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है अंडर द हेड सैलरी। ये फॉर्मेट अभी आपको बिल्कुल नहीं देखना है। जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा
तो मैं वापस इस फॉर्मेट पर आऊंगा और मैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बस अभी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, एक रफ रीडिंग ले लेते हैं इसकी क्या है। तो जब भी आप कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी बनाएंगे तो आप उसमें बेसिक सैलरी रखेंगे। अभी टेंशन मत लेना बेसिक सैलरी क्या है, पेंशन क्या है, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ओवर दिस चैप्टर ओनली। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। पेंशन लिखेंगे, एन्यूटी, बोनस, फी, कमीशन, अरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, अलाउंसेस जैसे डीए, एचआरए, एलटीए, इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेस हैं, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, वो सब आप यहां पर लिखें। इसमें आपको ऐड करना होगा लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, पेंशन, अलाउंसेस, वो सारी चीजें जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर आप इसमें ऐड करेंगे परक्यूजेट्स, तो जो भी आपके परक्यूजेट्स हैं वो आप ऐड कर देंगे। प्रॉफिट इन एडिशन और इन लिeu ऑफ अ सैलरी वो आप ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डालेंगे, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। अभी जस्ट मैं फॉर्मेट बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ नोटिफाइड अमाउंट, यू विल अंडरस्टैंड इट। इतना करने के बाद जो आपके सामने रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। उसमें से आप माइनस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, जो कि आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस की और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन होती है। यह करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही हमारा पर्पस है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इनकम निकालनी है विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां तक की आपको बात अगर क्लियर हो गई है, देन वी आर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक कि कौन सी इनकम हमारी सैलरी में टैक्सेबल होगी। चलिए जी, इस वाले सेक्शन पर मैं अभी लौट के आऊंगा। इससे पहले मैं चार्जेबिलिटी ऑफ द सैलरी के बारे में बात कर लेता हूं, सेक्शन 15, जो मैंने आपको अभी तक का डिस्कशन में बताया। नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट। चार्जिंग सेक्शन इज द चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी इनकम। क्या कहता है सेक्शन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैलरी इनकम शेल बी चार्जेबल, सैलरी की जो इनकम होगी वो चार्जेबल होगी टू इनकम टैक्स के लिए ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। देखिए बहुत सिंगल और बहुत छोटी सी लाइन है, इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। लाइन अपने आप में बहुत छोटी है लेकिन इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। क्या कहती है लाइन, सैलरी इनकम शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसीप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी की इनकम टैक्सेबल होगी ऑन अ ड्यू बेसिस और रिसीप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब आपको अगर सैलरी ड्यू हो गई या सैलरी रिसीव हो गई, जो भी पहले हो गया, तब आपकी इनकम सैलरी की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी। आपको इनकम रिसीव हो गई या ड्यू हो गई, जो भी इवेंट पहले हो गया, आपकी सैलरी की इनकम तब जाकर टैक्सेबल हो जाएगी। हाउएवर वाला पार्ट अभी छोड़ दीजिए। इतनी जो मैंने लाइन आपको बताई इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में लाइन क्या कहना चाहती है। मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको अप्रैल महीने की सैलरी मिलती है। आपको अप्रैल महीने की सैलरी मिली, मई, जून, जुलाई, 4 महीने ले लेते हैं, इसी में हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लीजिए अप्रैल महीने की सैलरी 1 लाख रुपए आपको मिली मई में जाके, ये ड्यू हो गई और ये रिसीव हो गई। मई की जो सैलरी है 1 लाख रुपए, ये आपको जून में मिली। ऐसा ही होता है ना भाई, कुछ कंपनीज में सैलरी बिल्कुल लास्ट वर्किंग डे पे आ जाती है, कुछ में लास्ट वर्किंग डे से एक दिन पहले आ जाती है, कुछ कंपनीज में अगले महीने की 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख तक आती है, 2 तारीख तक आती है। तो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग हिसाब किताब है। तो जून महीने की सैलरी आपको 1 लाख रुपए मिली, लेकिन ये आपको जुलाई में मिली।
जुलाई की भी सैलरी आपको 1 लाख रुपए मिली, लेकिन ये आपको जुलाई में ही मिल गई, ये अगस्त तक नहीं पहुंची। साथ के साथ अगस्त महीने की सैलरी आपको जुलाई में मिल गई, मिल सकती है ना। आपने एम्प्लॉयर को बोला सर मुझे एडवांस सैलरी दे दो, मेरे को जरूरत है एडवांस सैलरी दे दो, अगले महीने की सैलरी आप पहले ले गए, पॉसिबल है या नहीं? यस। तो देखिए यहां जो आपकी सैलरी ड्यू हुई, ड्यू कितनी हुई? केवल ये 4 महीने की, क्योंकि अभी अगस्त में आपने काम तो किया नहीं है, तो ड्यू हुई आपके पास 4 महीने की सैलरी 4 लाख रुपए। लेकिन आपको रिसीव कितनी हुई? 5 लाख रुपए। तो अब बताइए, जो अभी आपने पढ़ा ड्यू और रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर, तो इसके हिसाब से आपकी कितनी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी? 5 लाख रुपए, क्योंकि आपको अगस्त की सैलरी पहले मिल गई है, रिसीव पहले हो गई है, ड्यू बाद में होगी बट रिसीव पहले हो गई है, एंड अकॉर्डिंगली आपको 5 लाख रुपए की सैलरी पे टैक्स देना होगा। केस को बदल देते हैं, आपने कहा अगस्त की सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन ये मेरे को मिली है सितंबर में जाके। अब मैं आपसे अगस्त तक का पूछूं, अगस्त 31 तक की पोजीशन पूछूं, तो आपको कितने महीने की सैलरी ड्यू हो गई? 5 महीने की। आपके ड्यू हो गए 5 लाख रुपए, लेकिन आपको अगस्त तक मिला कितना पैसा? केवल 4 लाख रुपए। तो इस केस में भी आपको टैक्स कितने पर देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए पर। क्लियर है हम यहां तक? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अ ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा। अब देखिए वापस आते हैं, इस पर पढ़ते हैं क्या लिखा है यहां पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद इस लाइन पर वापस आएंगे। तो मान लीजिए इफ ए ड्रॉ हिज सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 इन द मंथ ऑफ मार्च 21, आपने अप्रैल 2021 की सैलरी मार्च 2021 में उठा ली, आपने बोला मुझे एडवांस दे दो। The same become chargeable on a receipt basis and is to be assessed in the income for the previous year 2021, that is assessment year 2021-22. However, salary for the assessment year 2022 will not include the April 21 salary. देखिए आपने अप्रैल की सैलरी ऑन अ रिसीप्ट बेसिस मार्च में ले ली, मार्च में उसको टैक्स कर दिया, तो जब अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसकी जब इनकम कंप्यूट की जाएगी तो उसमें अप्रैल मंथ की सैलरी इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अप्रैल की सैलरी तो आप उसके पिछले साल में ऑन अ रिसीप्ट बेसिस ऑलरेडी ऑफर कर चुके हो फॉर अ टैक्स, तो एक ही सैलरी 2 बार तो ऑफर नहीं होगी। जब आपने उसे मार्च में टैक्स कर दिया तो अब आप उसको अगले साल इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम इज द केस विद अपोजिट सिचुएशन, अगर कोई सैलरी ड्यू बेसिस पर टैक्स हो गई है तो जब वो एक्चुअली में रिसीव होगी इट विल नॉट बिकम टैक्सेबल, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। देखिए इफ द सैलरी ड्यू फॉर द मार्च 21 इज रिसीव्ड बाय ए लेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 21, it is still chargeable as an income for the previous year 2021, that is the assessment year 21-22 on a due basis. Obviously salary for the AY 2022-23 will not include that March 21. क्लियर है यहां तक? अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलिए if salary is due on the last day of month, salary from April to March shall be considered during the previous year. तो आपकी अगर सैलरी 31 मार्च को 30 तारीख को ड्यू होती है, एंड ऑफ द मंथ ड्यू होती है, तो 12 महीने की सैलरी 12 महीने का आपका टैक्स आ जाएगा। इफ सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, कुछ कंपनीज कहती हैं कि आपकी सैलरी अगले दिन ड्यू होती है, then salary from April to February shall be considered during the previous year for the taxability.
ठीक है, मार्च की क्यों नहीं ली बताइए? मार्च की इसलिए नहीं ली क्योंकि मार्च की अप्रैल में ड्यू होगी, अप्रैल अगले साल में आएगा। और यहां जो अप्रैल लिया है हमने उसमें कौन सा अप्रैल है? जो मार्च वाली अप्रैल में ड्यू हुई थी पिछले साल के मार्च की। क्लियर? अब आइएगा वापस यहां पर जो मैंने लाइन छोड़ी हाउ एवर के बाद, इसको पढ़िएगा। वेयर एनी सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अ ड्यू और रिसीव्ड बेसिस, आपने किसी सैलरी को ड्यू और रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल कर दिया, इट कैन नॉट बी टैक्सेबल अगेन, तो वो दोबारा टैक्स नहीं होगी in the year in which it become received or due as the case may be। तो जब वो एक्चुअली में रिसीव होगी या वो ड्यू होगी तो वो दोबारा टैक्स नहीं की जाएगी। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ आ गई होंगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो हम इस सैलरी में अभी समझ लेंगे, बाद में हमारे काम आएंगे। एडवांस सैलरी, कोई सैलरी जो आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि सर मुझे जरूरत है पैसों की, आप मुझे सैलरी एडवांस दे दीजिए, अगले महीने की या अगले 2 महीने की सैलरी आप मुझे अभी दे दीजिए, मैं आपका काम करूंगा और मैं तब आपसे सैलरी नहीं लूंगा, तो ये कहलाती है एडवांस सैलरी और ये टैक्सेबल हो जाती है जब आप इसको रिसीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई irrespective of the fact whether it is due or not, तो ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। एक आता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, होम लोन या होम लोन अगेंस्ट होम दोनों अलग अलग बातें हैं। होम लोन मतलब आपने घर के लिए लोन लिया, लोन अगेंस्ट होम मतलब आपने घर को गिरवी रखकर लोन लिया। एडवांस सैलरी मतलब आपने सैलरी एडवांस ले ली, एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब आपने सैलरी के अगेंस्ट एडवांस लिया। आपकी जो एडवांस सैलरी है वो आपकी टैक्सेबल है क्योंकि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर का लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर आप एडवांस अगेंस्ट सैलरी लेंगे तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो ना तो सैलरी है, ना ही वो ड्यू है, ना ही वो रिसीव है, वो तो आपका एक लोन है और लोन कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। आप किसी से लोन लीजिए, वो आपका इनकम टैक्स में नहीं टैक्सेबल होता। तो अगर आपने एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं है बिकॉज दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन लोन। पढ़िए, when an employee take a loan from his employer which is repayable in a certain specified installments, the loan amount cannot be brought to tax as salary of the employee। इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब आप सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और एक आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए क्या लिखा है, the employment agreement under which the employee agree to work under the control of the employer is to be called as contract of service। जब आप कहीं एम्प्लॉयमेंट लेने जाते हैं ना, आप ऑफर लेटर साइन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर साइन करते हैं, वो सब आपके क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। दैट इज नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? where one person agree to provide specific services to the other person on freelancer basis। जब आप कहते हैं मैं तो फ्री हूं जी, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से काम करूंगा, आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, नथिंग, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए बॉस। तो उस केस में आई एम वर्किंग ऑन अ फ्रीलांसर बेसिस एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कॉल्ड एज एन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। The income generated in the hands of pay taxable under the head TGBP, ना कि वो सैलरी में टैक्सेबल होगी। एक वर्ड है फोरगोइंग ऑफ सैलरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आप अपनी सैलरी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं ठीक है जाने दीजिए, सैलरी नहीं चाहिए।
So once a salary accrue, the subsequent waiver by the employee does not absolve him from the liability to income tax. Such waiver is only an application and hence chargeable to tax. अगर आपकी सैलरी एक बार अप्रूव हो गई है और आपने वो छोड़ दी है, किसी भी वजह से छोड़ दी है, तो सर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वो सैलरी छोड़ दी थी तो मैं अपनी इनकम छोड़ दी, मेरा इनकम टैक्स छोड़ दो। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। आपने सैलरी छोड़ी है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया। अब कोई इनकम जिस पर आप टैक्स दे देते हैं, उसके बाद आप उस इनकम का कुछ भी करें, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मनी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है दोस्त। आपको सैलरी अगर अक्रू हो गई, ड्यू हो गई, टैक्स लग जाएगा। तो अब कोविड-19 में यही सिचुएशन हुई लोगों के साथ। सब एम्प्लॉयर्स ने बोला हम सैलरी काटेंगे 10%, 15%, कई जगह तो 50% सैलरी भी कटी। अब उन लोगों का दुख समझिए। सैलरी उन्हें मिली नहीं, लेकिन ड्यू तो पूरी सैलरी हो रही थी। देखो कंपनीज ने यहाँ पर क्या किया, दो अलग अलग तरह के प्रोसेस निकाले। एक जिसमें उन्होंने बोला कि हम सीटीसी ही रिड्यूस कर देंगे, एम्प्लॉय का सीटीसी बदल दिया, तो वहां तो वो लोग बच गए क्योंकि उनकी वो सैलरी ड्यू ही नहीं हुई। दूसरा जहां पर लोगों का सीटीसी चेंज नहीं किया गया, रादर उनकी डिडक्शन कर ली गई, टेम्परेरी डिडक्शन जिसे कहते हैं, तो वहां पर वो लोग फंस गए हैं बेचारे। उनको इनकम टैक्स में पूरी सैलरी पर ही टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका। मिस्टर ए है एम्प्लॉय, इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द सैलरी फॉर द अप्रैल 20 एंड सेम माइट बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। उसने बोला मुझे अप्रैल की सैलरी नहीं चाहिए, बहुत पैसा है मेरे पास, सब कुछ अच्छा है, आप अप्रैल की सैलरी कहीं डोनेट कर दो, किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाकर डोनेट कर देना। तो इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम that he cannot be charged in respect of a salary for April 20. It is only due to his instruction that donation was made to a charitable institution by his employer. It is only an application of income. तो यहाँ पर उसको इनकम टैक्स तो देखो देना ही पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि उसने डोनेशन दी है तो उसे डोनेशन की एक डिडक्शन मिल जाएगी, जो कि आप डिडक्शन के चैप्टर में समझेंगे अंडर सेक्शन 80G, तो वहां पर सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो क्या हुआ, हेंस द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए को इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ही इज हाउएवर एंटाइटल्ड टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर द अमाउंट डोनेटेड टू द इंस्टीट्यूशन। तो जो उसने यहाँ पर डोनेशन दी है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन उसे टैक्स तो देना ही पड़ेगा दोस्त, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। क्लियर? सो आप आएंगे पेज नंबर 4 पर, जहां पर दो वर्ड्स हमें और समझने हैं, दैट इज अ टैक्स फ्री सैलरी एंड अरियर ऑफ सैलरी। अरियर ऑफ सैलरी को मैं एक सेपरेट आपसे डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ रिलीफ की भी बात करूंगा, अरियर क्या होते हैं, और इसके साथ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा, तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी क्या है? वेयर एन एम्प्लॉयर बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयर ये कह रहा है देखो मैं आपको सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, और जो आपके इनकम टैक्स आएगा ऑन दैट सैलरी, भाई सैलरी आपकी इनकम होगी तो उस इनकम पे आपको इनकम टैक्स आएगा, वो इनकम टैक्स भी मैं बियर कर लूंगा। मतलब आप मुझसे 100 रुपए तो सैलरी के ले लो, और जो 100 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स आएगा, लेट अस से 20 रुपए, तो वो 20 रुपए भी आप मेरे से ले लो। तो यहाँ पर मेरी सैलरी कितनी हो गई, मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी सैलरी 120 रुपए हो गई। कैसे भाई, 100 रुपए तो मेरे को सैलरी के मिले, 20 रुपए जो मेरा टैक्स मेरी जेब से जाता जो कि नहीं गया और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दे दिया, तो वो भी तो मेरी सैलरी है। भाई जेब से पैसे ना जाना भी तो आना ही होता है। तो ऐसे में आप समझो 100 रुपए की जो सैलरी थी वो सैलरी मेरे पास आ गई, और जो 20 रुपए का टैक्स मैं सरकार को देता, मैंने नहीं दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने दे दिया, वो भी तो मेरी सैलरी है, तो मेरी सैलरी हो गई 120। इन सच केसेस the income from salary in the hands of employee will consist his salary income and also the tax on his
सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो यहां पर आप याद रखिएगा एग्जांपल के लिए, आपकी सैलरी 100 रुपए हो गई और 20 रुपए वो हो गई जो आपका टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर किया गया है। क्लियर है में यहां तक? कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड। यहां पर एक और नोट है, हाउ एवर एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 CC, income tax paid by the employer on non-monetary perquisites on behalf of employee would be exempted in the hands of employee। तो ये हम अलग से भी देख लेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स के ऊपर कोई इनकम टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देगा तो वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। सो अरियर ऑफ सैलरी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं नेक्स्ट क्लास के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में अरियर ऑफ सैलरी से स्टार्ट करेंगे, इसकी एक एप्लीकेशन समझेंगे, प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट समझेंगे, रिलीफ मिलता है अरियर के केस में वो भी हम समझेंगे, सेक्शन 89 में रिलीफ मिलता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिलीफ का ही क्वेश्चन है, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूं। वी विल डिस्कस द सेम इन द नेक्स्ट क्लास। अब समझिएगा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्वेश्चन में बहुत बार आ जाएगा और आपको वहां पर इसको सॉल्व करना होगा। द सैलरी इन अ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेड क्या होते हैं? देखिए, जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो वहां ग्रेड्स नहीं होते। वहां तो सिंपल होता है, हाँ जी 15 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, आ जाओ कल से काम पर लग जाओ। एनुअल इंक्रीमेंट हम आपको देंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप और हम बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी पूरे साल में कैसी रही, आपने कंपनी के लिए कितने अच्छे काम किए, आपने कितने अच्छे डिसीजन लिए, आपकी और हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी डेवलप हुई। इन सभी चीजों को देखते हुए हम आपका अप्रेजल करेंगे और आपको एक इंक्रीमेंट ऑफर कर देंगे। 10%, 5%, 7%, 2%, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन सरकारी कंपनीज में कुछ और सिस्टम है। सरकारी कंपनीज में ग्रेड होते हैं। ग्रेड का मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप एक पे स्केल पर ज्वाइन करेंगे, उसके 2 महीने, 3 महीने, 1 साल बाद हम आपकी सैलरी इतने अमाउंट से फिक्स बढ़ा देंगे। देयर इज नो अप्रेजल, कोई अप्रेजल की जरूरत नहीं है भाई साहब। 1 साल हो गया, आपकी सैलरी इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी और तब तक बढ़ेगी जब तक आप इस अमाउंट पर नहीं आ जाएंगे। फिर जब आप इस अमाउंट पर आ जाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़नी शुरू होगी एक दूसरे अमाउंट से। तब तक बढ़ेगी जब तक आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को टच नहीं कर लेते। फिर आपकी सैलरी एक दूसरे अमाउंट से बढ़नी शुरू होगी। तो दैट सिस्टम इज टू बी कॉल्ड एज एन ग्रेड सिस्टम। कैसे काम करता है ग्रेड सिस्टम? देखिए क्या होगा, आपने 10,000 रुपए पर ज्वाइन किया, लेट से आपकी सैलरी हम 300 रुपए हर साल बढ़ाएंगे, तो 10,300 कर देंगे, 10,600 कर देंगे, 10,900 कर देंगे, 11,200 कर देंगे, 11,500 कर देंगे, 11,800 कर देंगे। जब आप 11,800 पे टच कर लोगे तो अब हम आपकी सैलरी 500 रुपए बढ़ाएंगे, तो 12,300 कर देंगे, 12,800 कर देंगे। इस तरह से करते करते फिर आप एक लेवल पर आ जाओगे, जो भी आपका अमाउंट आएगा उसके बाद फिर हम आपके 1,000 रुपए बढ़ाएंगे। तो दैट सिस्टम इज टू बी कॉल्ड एज एन ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम में आपको कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब यहां पर क्या टेक्निकलिटीज है, मतलब क्या पेच है जो हमें सॉल्व करना है। अगर ये ग्रेड पहले ही दिन अप्लाई हो जाए, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, तभी अप्लाई हो जाए तो टेंशन ही नहीं लेनी। भाई 10,000 रुपए है, अब पूरे साल रहेगी, 12 से मल्टीप्लाई करो, पूरे साल की सैलरी सामने आ गई। 10,300 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, ये जो ग्रेड लगता है ना, ये कहीं पर भी जाके लग जाता है। अगस्त में लग गया, सितंबर में आ गया,
दिसंबर में आ गया, फेब में आ गया। तो ये जो ग्रेड है, इस अकॉर्डिंग क्या होता क्या है, मेरे जो पूरे साल की सैलरी है ना वो बट जाती है दो हिस्सों में। पार्ट ऑफ द ईयर पे कोई और सैलरी रहती है, पर पार्ट ऑफ द ईयर पे कोई दूसरी सैलरी बच जाती है। तो जब मुझे टोटल सैलरी निकालनी होती है फॉर द ईयर, तो मुझे दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक पहले क्या चल रही थी, एक बाद में क्या चल रही थी। लेट्स से ये 6 महीने थी, ये 6 महीने, या हो सकता है ये 7 महीने रही हो, ये 5 महीने रही हो, या ऐसा भी हो सकता है ये 5 महीने रही हो और ये 7 महीने रही हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। तो वापस आएंगे आप, ग्रेड सिस्टम को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ, वेयर employee are getting their salary in a grade system. Under this system, the normal annual increment to be given to the employee are already fixed in a grade. उनका पहले से फिक्स है भाई साहब, आप हर साल इतना इंक्रीमेंट लोगे। जब आप उस लिमिट पर पहुंच जाओगे तो आपका इंक्रीमेंट का रेट बढ़ा देंगे। पहले आपको हम हर साल 500 रुपए का इंक्रीमेंट देंगे, जब आप एक लेवल पर आ जाओगे तो हम आपको हर साल 1000 रुपए का इंक्रीमेंट देंगे। ऐसा सिस्टम यहां पर हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइन द सर्विसेज ऑन 1/5/2013, 1/5/2013 को उसने ज्वाइन किया, एंड प्लेस इन अ ग्रेड ऑफ 12,200, 300, 17,400, 500, 19,400। इसका क्या मतलब है समझिएगा। आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 12,300 से, सॉरी 12,200 से, 300 रुपए बढ़ाते रहेंगे, हर साल 300 रुपए बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक आप 17,400 पर नहीं आ जाओगे। जिस दिन आप 17,400 पर आ जाओगे तो आपकी सैलरी है 500 रुपए हर साल बढ़ेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक आप 19,400 पर आ जाओगे। दिस मीन्स he will get a salary of 12,200 from this date and he will get an annual increment of 300 rupees from this date. जैसे ही एक साल पूरा होगा उसको 300 रुपए का इंक्रीमेंट दे देंगे, एंड ऑनवर्ड्स अंटिल ही रीचेस एट अ सैलरी ऑफ 17,400, जब तक वो 17,400 पर नहीं आ जाता। देन आफ्टर हिज इंक्रीमेंट ही विल बी getting 500 rupees as an increment until he reaches the salary of 19,400। क्लियर है हम यहां तक? कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त, सारी चीजें मैं आप बहुत आसानी से समझा दूंगा। सैलरी को स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत हवा चैप्टर है, इट इज नॉट अ हवा चैप्टर। आप समझ पा रहे हैं, हवा चैप्टर मतलब बहुत टफ है, मुश्किल है, समझ में नहीं आता है। नथिंग टू बी वरी अबाउट दिस चैप्टर। ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत आसानी से, बस आप मेरी स्टोरी सुनिए, कहानियां सुनिए, बातें सुनिए, ध्यान से कंसंट्रेट होके सुनिए, ये चैप्टर से आपको प्यार हो जाए। चैप्टर तो छोड़िए, आपको इनकम टैक्स से प्यार हो जाए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम, उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी है इन अ ग्रेड ऑफ 12,300, 13,800, 400, 17,800 ऑन दिस डेट। कंप्यूट हिज बेसिक सैलरी फॉर द AY 2021। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल नहीं है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो देखिए उसने ज्वाइन कब किया, 1/6/2009 को। मैं आपको करने का तरीका बता देता हूं, मैं बताऊंगा आपको लेंदी तरीका, इसी से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ऑल्दो आप इसके शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो 1/6/2009 को उसने ज्वाइन किया, इसका जो साल कंप्लीट होगा 31/5/2010 को कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक उसको सैलरी कितनी मिली, 12,000। 1/6/2010 से 31/5/2011 तक उसको सैलरी कितनी मिलेगी, 300 रुपए का उसका इंक्रीमेंट था, 12,300 रुपए। 1/6/2011 से 31/5/2012, 12,600 रुपए। 1/6/2012 से 31/5/2013, 12,900 रुपए। 300 रुपए प्लस हो रहे हैं,
कहां तक प्लस होंगे? 13,800 रुपए तक। इसके बाद आते हैं 1/6/2013 से 31/5/2014 तक उसे मिलेंगे 13,200 रुपए। 300 रुपए फिर प्लस हो गए हैं। 1/6/2014 से 31/5/2015 को उसे मिलेंगे 13,500 रुपए। 300 रुपए फिर प्लस हो गए हैं। 1/6/2015 से 31/5/16 तक उसे मिलेंगे 13,800 रुपए। 300 रुपए उसके फिर प्लस हो गए। जब वो 13,800 पर आ जाएगा तो 400 रुपए का इंक्रीमेंट लगना शुरू होगा। तो 1/6/2016 से 31/5/17 तक उसे 400 रुपए बढ़कर मिलेंगे, जो कि हो जाएंगे 14,200 रुपए। यहां पर 400 रुपए बढ़ गए। 1/6/17 31/3 31/5 18 में उसको मिलेंगे 14,600 रुपए। 400 रुपए फिर से यहां बढ़ गए हैं। 1/6/18 से 31/5/19 तक उसे मिलेंगे 14,000 नहीं 15,000। 400 रुपए उसके फिर बढ़ गए हैं। अच्छा, ये 400 रुपए कब तक बढ़ने थे? टिल 17,800। ठीक है जी। 1/6/19 से 31/5/20 उसके पैसे हो जाएंगे 15,400। 400 रुपए फिर बढ़ा दिए। 1/6/20 से 31/3 3 नहीं 5 31/5/21 तक उसके पैसे हो जाएंगे 15,400 प्लस 400 16,000। अच्छा, अब एक बात बताइए, हमें असेसमेंट ईयर 2021 के लिए सैलरी बतानी है। असेसमेंट ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? हमें असेसमेंट ईयर 2021-22 की सैलरी बतानी है, तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 2021। इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं। 1/4/2020 से 31/3/2021 तक की इनकम हमें देखनी है। तो बताइए ये वाला ब्रैकेट किस में जाता है? यहां पर आता है। कितने महीने? अप्रैल और मई। अप्रैल और मई इसमें आ जाएगा। तो 2 महीने तो इसके यहां से आ गए। 15,400 इंटू 2 प्लस बाकी जो 8 महीने हैं वो इसके यहां कवर होते हैं। 16,000 इंटू 8। तो जो भी यहां पर आंसर आएगा, जो कि आएगा 15,30,800 प्लस, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 16 इंटू 8 1,28,000 प्लस 30,800। तो यहां पर जो इसकी इनकम आएगी 1,58,800 आ जाएगी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे ग्रेड सिस्टम में काम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, होमवर्क है। इट विल बी कंप्लीटेड बाय यू। ग्रेड सिस्टम का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप घर से प्रैक्टिस करेंगे, आंसर आप मुझसे टैली करवा लीजिएगा इसका, जो भी आपका फाइनल आंसर यहाँ आएगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सैलरी। सैलरी के क्या है मेजर कंपोनेंट? कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमें सैलरी में समझने हैं? तो सैलरी के अंदर जो सबसे पहला मेजर कंपोनेंट है वो बेसिक पे है। बेसिक पे इज द पेमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर हिज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। एंटायर बेसिक पे इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी।
तो देखो सैलरी को ना अलग अलग नाम से जाना जाएगा। कोई कहेगा मैं बेसिक पे दूंगा, कोई कहेगा मैं अलाउंसेस दूंगा, कोई कहेगा मैं वेजेस दूंगा, कोई कहेगा मैं रेम्युनरेशन दूंगा। तो ये सब फैंसी नेम है। अल्टीमेटली ये सब सैलरी है और आपको सैलरी में ही टैक्सेबल करनी भी है। इसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस इज ऑल्सो अ सैलरी। तो डियरनेस अलाउंस क्या होते हैं? डीए, इसको हम शॉर्ट में डीए बोलेंगे आज के बाद। So it is a payment given by the employer to employee to compensate in the increase in the prices. The entire bonus is taxable in the salary. Dearness allowance is also a taxable under the head salary. So it is not a bonus, it is DA. Entire DA is taxable under head salary. इसके बाद आता है बोनस। तो कुछ लोग बोनस भी देते हैं एम्प्लॉय को। Bonus is a payment given by the employer to the employee out of the profit earned by the employer. Entire bonus is taxable under head salary. However, same is taxable when it is actually received. तो बोनस जो होगा ना वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा, बोनस हमेशा रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा। कमीशन आता है सर। कमीशन इज द पेमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर द एक्स्ट्रा वर्क अंडरटेकन बाय द एम्प्लॉय। Entire bonus is taxable under head salary. It is not a bonus, it is a commission. तो पूरा का पूरा कमीशन यहां पर टैक्सेबल होगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो देखिए यहां तक की अगर मैं बात समराइज करूं तो कंक्लूजन ये है, चाहे आप एम्प्लॉय को बेसिक पे दे दो, चाहे आप वेजेस के नाम से दे दो, चाहे आप डियरनेस अलाउंस के नाम से दे दो, चाहे आप बोनस के नाम से दे दो, चाहे आप उसे कमीशन के नाम से दे दो, तो साहब आप कोई भी नाम रख लो, कुछ भी कह लो, ये सब सैलरी हैं और ये टैक्सेबल हो जाएंगी अंडर द इनकम अंडर हेड सैलरी। ठीक है जी। इसके बाद कुछ और बातें हैं छोटी छोटी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वेजेस इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, आपका सैलरी में ही टैक्सेबल हो जाएगा। कोई अगर आपने एन्यूटी या पेंशन दी है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सैलरी। सो यहाँ पर जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन नामों को अगर आपको कहीं भी देखने को मिले तो वो आप समझ जाएं कि ये सैलरी का ही पार्ट है, ये सैलरी के अलावा कहीं नहीं है, ये सब सैलरी है। तो वेजेस इज ऑल्सो सैलरी। एन्यूटी पेंशन अगर आपको मिलती है वो भी सैलरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर आपको दिए जाते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर दिए जाने वाले फायदे, वो भी आपकी सैलरी है। क्या क्या फायदे होते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको दिए जाते हैं? सबसे पहले आती है पेंशन। आपको पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के समय पर, दैट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड ऑल्सो अ सैलरी, ये भी सैलरी में ही इंक्लूड होती है। ग्रेचुटी मिलती है आपको, 5 साल से ज्यादा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लग के काम कर लेते हैं तो आप ग्रेचुटी पाने के अधिकारी हो जाते हैं, तो वो भी आपका सैलरी का ही पार्ट है। लीव एनकैशमेंट, आप बहुत ही ईमानदारी से कर्मठता से काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, आपने छुट्टियां नहीं ली, आपको छुट्टियां मिलती थी साल की 12, 15, 16 जितनी भी छुट्टियां आपको मिलती थी, आपने वो छुट्टियां नहीं ली, ऑफिस जाते रहे, काम करते रहे। एक दिन ऐसा आया जब आप रिटायर हुए तो आपके एम्प्लॉयर ने बोला आपकी इतनी छुट्टियां मेरे पास पड़ी थी, आपने एक भी छुट्टी नहीं ली, चलो मैं आपको छुट्टियों का पैसा दे देता हूं। आपने छुट्टी नहीं ली ना, आप पैसा ले लो छुट्टियों का, दैट इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। आपने लीव को एनकैश करवा लिया, दैट इज अगेन इंक्लूडेड इन दी सैलरी एंड हेंस टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, आपने अपने एम्प्लॉय को निकालने की बात बोली, उसको बोला भैया तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो और जब तुम छोड़ोगे मैं आपको एक मुश्त पैसा भी दूंगा कुछ। तो आपने कंपनसेशन मांगा क्योंकि आपको कंपनी से निकाला जा रहा था, आपने कहा मुझे कंपनसेशन दो, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, दूर करने का कंपनसेशन मांगा, वो भी आपकी सैलरी है साहब और सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी। वॉलंटरी रिटायरमेंट, अब आपका मन भर गया है काम करते करते, अब आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए, वॉलंटरी रिटायर हो जाइए, स्वेच्छा से रिटायर हो जाइए। जो पैसा मिलेगा सैलरी है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा अंडर दी हेड सैलरी ओनली। आपको बोनस दिया गया है, बोनस भी आपकी सैलरी है, अगेन टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम सैलरी।
सैलरी इन लीव ऑफ अ नोटिस पीरियड, आपने नोटिस पीरियड सर्व करने के बदले सैलरी ली। आपने कहा मैं नोटिस पीरियड सर्व नहीं करूंगा, मेरे को उसके बदले सैलरी दो। आप एक कंपनी छोड़ के जाते हैं, 3 महीने का नोटिस है, दूसरी कंपनी कहती है जी हम आपका ये नोटिस बाय आउट कर लेंगे, हम आपको एक पैसा दे देंगे, आप वो कंपनी जल्दी छोड़ के हमारे पास आ जाओ। तो आपने नोटिस पीरियड के बदले सैलरी उठाई, टैक्सेबल है सर, सैलरी है वो आपकी इनकम है, इंक्लूड की जाएगी। आपको फीस कमीशन के नाम से कोई पैसा मिलता है, अगेन इंक्लूडेड एज एन सैलरी। ओवर टाइम करते हैं आप, सैलरी है, ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, वो भी आपकी सैलरी की इनकम में ही मानी जाएगी। आपको अलाउंसेस मिलते हैं कुछ, अब ये अलाउंसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन से अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी निकाली जाती है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। तो वो अलाउंसेस भी सर आपकी सैलरी है और वो आपकी सैलरी में इंक्लूड कर दी जाएगी। इसके बाद दो चीजें और आती हैं, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक सेपरेट डिस्कशन में इसी चैप्टर के अंदर कि प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी क्या होते हैं। अगेन पर्पस आज का ये है कि ये भी आपकी सैलरी की इनकम है। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स का मतलब होता है इन काइंड बेनिफिट्स, आपको पैसा नहीं देंगे इसका, पैसे के बदले हम आपको इन काइंड बेनिफिट देने लगेंगे। एग्जांपल लेता हूं, आपको घर दे देंगे रहने के लिए, आपको मोटर गाड़ी दे देंगे यूज करने के लिए, आपके घर पे सर्वेंट लगा देंगे, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे देंगे, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे घूमने के लिए। इस तरह के बेनिफिट्स जब आपको दिए जाएंगे तो वो सारे बेनिफिट्स कहलाते हैं परक्यूजिट्स। परक्यूजिट का मतलब बहुत सिंपल सा है दोस्त, इन काइंड बेनिफिट, ऐसे बेनिफिट्स जो आपको इन काइंड फॉर्म में दिए जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट और एमिनिटीज इन कैश और इन काइंड और इन मनी और इन मनीज वर्थ and amenities which are not convertible into the money provided by the employer whether free or at a concessional rate, मतलब बिल्कुल फ्री दे दी, ले जाओ ये गाड़ी ले जाओ यूज करो फ्री, या ले जाओ गाड़ी बहुत कम दाम पर ले जाओ, 10 लाख की चीज आप मुझसे 1 लाख रुपए में ले लो, तो कंसेशनल रेट ही तो हुआ। तो अगर आपको फ्री या कंसेशनल रेट पर कोई बेनिफिट दिया जाएगा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज एन परक्यूजिट्स, और वो आपके सैलरी में ही इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप भूले नहीं हैं आज की क्लास में, तो मैंने आपको बताया था सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, सैलरी, परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एलिमेंट की सैलरी में ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कि जो हमें अलाउंसेस मिलते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकलती है, परक्यूजिट्स मिलते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकलती है, एंड सिमिलरली जो बाकी कंपोनेंट है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे हमें कंप्यूट करनी है। तो आज की क्लास में मैं केवल यहीं तक कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट करूंगा अलाउंसेस वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी हेड में आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें से कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, और कौन से अलाउंसेस ऐसे हैं जिसमें पार्शियली आपको एग्जेम्पशन मिलती है और पार्शियली वो टैक्सेबल होते हैं। आई होप आपको सैलरी हेड में अभी तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, सैलरी चैप्टर को लाइटली मत लीजिएगा, आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास होने से पहले आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 या 6 क्लास पूरी अपलोड कर दूंगा फिर आप इसको कंबाइंड करके देखेंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये पार्ट्स ऑफ द क्लासेस जो हैं आप इन्हें पार्ट्स में ही देखिए, रेगुलर देखिए। मैं आज वीडियो लाया हूं, कल लाऊंगा, उसके बाद फिर परसों लाऊंगा, रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी। आप इन पार्ट्स को मेरे साथ साथ करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, होमवर्क करते रहिए और घर से रिवाइज जरूर कीजिए। आप रिवाइज नहीं करेंगे आप ब्लैंक हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा मेरा आपको पढ़ाने का, कोई फायदा नहीं होगा आपका मेहनत करने का, कोई फायदा नहीं होगा आपका टाइम लगाने का। अगर आप इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे।
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में केवल इतना ही है। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।